हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज से हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। आज से शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की। तो जो इतिहास है वो इतिहास मेनली 3 भागों में डिवाइड होता है। इतिहास मेनली जो है 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है प्राक ऐतिहासिक इतिहास, प्राक ऐतिहासिक। एक होता है प्राक ऐतिहासिक, एक होता है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक, एक है प्राक ऐतिहासिक, एक है आद ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक ये क्या होता है और आद ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है। तो जो प्राक ऐतिहासिक इतिहास है ये वो इतिहास है जिसके हमारे पास जो है लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके जो प्राक ऐतिहासिक है इसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और जो ये प्राक ऐतिहासिक है इसके हमारे पास क्या होंगे, इसके हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। इसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं होंगे। और कैसे साक्ष्य होंगे, इसके पुरातात्विक साक्ष्य होंगे किसके, प्राक ऐतिहासिक काल के। क्योंकि ये जो इसका ये इतिहास है ये जो हम जब खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो जो उसमें वस्तुएं प्राप्त होती है उसके आधार पर हम इनको जानते हैं कि ये किस काल की वस्तुएं रही होगी। और दूसरा है आद ऐतिहासिक। ये वो इतिहास है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य होंगे। लिखित साक्ष्य होंगे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जो आद ऐतिहासिक है इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो होंगे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हमारा काशी में अशोका शिलालेख है तो उसके लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। और एक है ऐतिहासिक, तो इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य होंगे। इसके लिखित साक्ष्य होंगे और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये इतिहास है, इसे 3 भागों में डिवाइड है। तो प्राक ऐतिहासिक में पढ़ेंगे इसके कि हमने जो खुदाई में क्या क्या वस्तुएं मिली है और इसमें जो हमारे जैसे काशी का अशोक शिलालेख है वैसे 2-3 शिलालेख। और इसके बाद पढ़ेंगे हम ये जो ऐतिहासिक है हमारा ऐतिहासिक काल है इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम जो ऐतिहासिक काल है हमारा, जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल जो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा प्राचीन, इस इतिहास को 3 पार्ट में, एक प्राचीन इतिहास होगा, एक होगा मध्यकालीन इतिहास और एक पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास। जो हमारे पास ऐतिहासिक काल है इसको जो है हम 3 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन में क्या क्या पढ़ेंगे, प्राचीन में हम सबसे पहले प्राचीन में पढ़ेंगे हम कुणिद वंश। सबसे पहले
प्राचीन इतिहास में हम कुणिद वंश पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम पौरव वंश, पौरव वंश, कुणिद वंश, पौरव वंश, और इसके बाद पढ़ेंगे इसमें हम कत्यूरी वंश। ये हम 3 टॉपिक जो है अपने प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, कुणिद वंश, पौरव वंश और कत्यूरी वंश। इसके बाद देखेंगे जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम मेनली 2 टॉपिक पढ़ेंगे। जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें हम अपने 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम इसमें परमार वंश, और एक पढ़ेंगे इसमें हम अपना चंद वंश, परमार वंश और चंद वंश। 2 पढ़ेंगे मध्यकाल में, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक परमार वंश और एक चंद वंश। तो जो परमार वंश है इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक रहा, 888 से 1804 तक इनका कार्यकाल रहता है। किसका, परमार वंश का कार्यकाल 888 से 1804 तक रहता है। और जो चंद वंश है इनका कार्यकाल रहता है 700 से 1790 तक, 700 से 1790 तक इनका कार्यकाल रहता है। जो परमार वंश है ये हमारे उत्तराखंड के, जो वर्तमान उत्तराखंड है उसके गढ़वाल वाले क्षेत्र में राज करते थे। और जो चंद वंश है हमारे वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं वाले क्षेत्र में इनका अधिकतर राज वहां पड़ता है, कुमाऊं वाले क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं हम आधुनिक इतिहास। तो जो आधुनिक इतिहास है इसमें सबसे पहले देखेंगे हम आधुनिक इतिहास देखेंगे। अब आधुनिक इतिहास में सबसे पहले देखेंगे हम गोरखों का शासन, गोरखा शासनकाल। जो गोरखों का शासन चला कब से कब तक चला, 1790 से ऐसे 1815 तक चला। लेकिन गोरखे जो है इनका राज जो है 1790 में शुरू हुआ। कहाँ पर, ये हुआ कुमाऊं में। कुमाऊं में इन्होंने अपना राज 1790 में किया था, क्योंकि उस समय जो है इधर नेपाल पड़ता है, चीन, ये सारा गोरखों के शासन था। तो उधर से कुमाऊं टच पर पड़ता है उनकी बाउंड्री पे, तो कुमाऊं में पहले आ गए थे। इसके बाद गढ़वाल में 1804 में गढ़वाल में उनका राज हुआ। गढ़वाल में 1804 में, 1790 में कुमाऊं में और 1804 में गढ़वाल में। तो इन्होंने ये राज करा। कुमाऊं में करीबन 25 वर्ष राज किया और गढ़वाल में करीबन 10 से 10.5 वर्ष राज किया इन्होंने गढ़वाल में। इसके बाद आते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज कैसे आते हैं, अंग्रेज आते हैं जो 4 मार्च 1815 को संगोली की संधि होती है। संगोली की संधि होती है गोरखों और अंग्रेजों के मध्य होती है। और इसके बाद युद्ध जो इनके आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं वो समाप्त होते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में जो है राज चलता है अंग्रेजों का। गोरखों को वापसी भेज दिया जाता है अपने नेपाल। और जब ये अंग्रेज, ये सारा हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। पहले गोरखों का शासन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम अंग्रेजों का। तो जब अंग्रेज आए उन्होंने गोरखों को हराया यहाँ पर। और गोरखों को हराने के लिए निमंत्रण किसने दिया, जो हमारे गढ़वाल के राजा थे प्रद्युमन शाह थे। उन्होंने गोरखों को भगाने के लिए यहाँ से अंग्रेजों को निमंत्रण दिया, क्योंकि वो उनको गोरखों ने भगा दिया था। वो रहते थे जंगल में रहते थे, और जंगल में रहते थे गोरखों ने उनको यहाँ से मतलब जो है भगा रखा था, जहाँ अपना उनका राज था गढ़वाल में। तो जब इन्होंने प्रद्युमन शाह थे प्रद्युमन शाह ने जो है अंग्रेजों को, इन्होंने प्रद्युमन शाह ने सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को इनवाइट करा यहाँ पर कि आप आइए, युद्ध लड़िए और इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगाइए। तो अंग्रेज आए, उन्होंने इनको यहाँ से गोरखों को यहाँ से भगा दिया।
तो भगा दिया। तो उसके बदले इन्होंने जो है सुदर्शन शाह से क्या मांगा कि हमारा जो खर्चा हुआ है उसको आप हमें दे दीजिए। तो इनके पास तो था नहीं, क्योंकि ये राजा थे पहले, लेकिन उसके बाद कहाँ जंगलों में रह रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, फिर इसके बाद हमें जो अपना आधा राज्य दे दिए। तो आधा राज्य दे दिया इन्होंने, और इन्होंने जो अंग्रेजों ने फिर अपने हिसाब से इनको जो है जो सुदर्शन शाह थे इनको ये क्षेत्र दे दिया, ये टिहरी का क्षेत्र दे दिया, टिहरी रियासत नाम से। थोड़ा इसमें उत्तरकाशी का पार्ट था, और ये टिहरी रियासत, ये टिहरी रियासत भरी जो है टिहरी रियासत ये दे दी किसको, सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत दे दी। और यहाँ उत्तराखंड में ये पूरा, ये इसको पूरा उस समय कुमाऊं के नाम से जाना जाता था, पूरा कुमाऊं के नाम से। और यहाँ पर जो है अंग्रेजों का अपना राज उन्होंने स्थापित किया यहाँ पर। तो जो यहाँ पर एक तो ब्रिटिश कुमाऊं था उस समय, ये कुमाऊं पर ब्रिटिश ने अपना राज किया। और एक थी टिहरी रियासत, टिहरी रियासत। एक ब्रिटिश कुमाऊं था, एक टिहरी रियासत था। तो जो ब्रिटिश कुमाऊं था, ब्रिटिश अंग्रेजों का राज कब तक चला यहाँ पर, 1815 से 1947 तक। ये सारा पढ़ेगा इसमें, किसमें, आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास जो है उसमें पढ़ेंगे सारा। और जो टिहरी रियासत थी, वो टिहरी रियासत कब से कब तक चली, तो जो टिहरी रियासत है ये चली 1949 तक। ये 1949 तक चली। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जो टिहरी के लोग थे इनको तो पता था नहीं कि यहाँ पर राजा का शासन था, तो इनको पता था नहीं कि हम आज़ाद हो गए। तो आज़ाद हो गए, जो आसपास के लोगों ने इनको बताया कि हम तो आज़ाद हो गए, तो इनको उस समय पता था नहीं। और राजा ने क्या बोला कि कोई आज़ाद नहीं, यहाँ पर जो है राजा का शासन चलेगा। तो जब सरकार को पता चला कि ऐसे वहाँ पर राजा का शासन है, तब वहाँ पर हटाया। और यहाँ पर जो है 1949 में जो टिहरी वाला पार्ट है, टिहरी रियासत था, यहाँ पर भी फिर उत्तराखंड जो हमारा भारत का शासन था वो उसकी शुरुआत हुई। इसको जब उसमें किसने जोड़ा गया उस टाइम, ये जो हमारा उत्तराखंड था ये यूपी का पार्ट था उस समय, यूपी का पार्ट था, तो इसको जोड़ दिया गया उस समय। और हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ही था ये कुमाऊं, तो कुमाऊं में जोड़ा गया, यूपी का पार्ट था। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है भारत का शासन चला। अब आगे देखते हैं हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब देखते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण ऐसा इतिहास जिसके हमारे पास कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो जो इसमें इसके में देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड में, सबसे पहले जो है उत्तराखंड में जब खुदाई उत्खनन कराया जाता है, किसके द्वारा क्या कराया जाता है, सबसे पहले उत्तराखंड में उत्खनन करवाया जाता है। उत्खनन कराया जाता है किसके द्वारा, H.J. हेनवुड। सबसे पहले उत्तराखंड में W.J. हेनवुड द्वारा उत्खनन करवाया जाता है। सबसे पहले उत्तराखंड में इनके द्वारा उत्खनन कराया जाता है यहाँ उत्तराखंड में। और इनको क्या कहते हैं, इनको जो है जो H.J. हेनवुड है, इनको पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है W.J. हेनवुड को। उत्तराखंड में जो है
इनको क्या कहते हैं, पुरातत्व का जनक भी इनको कहा जाता है। इसके बाद जो है सबसे, इसके बाद 1856 में 1856 में क्या होता है, 1856 में इनके द्वारा जो W.J. हेनवुड है, इनके द्वारा जो चंपावत के देवीधुरा में उत्खनन करवाया जाता है। 1856 में W.J. हेनवुड द्वारा 1856 में चंपावत के देवीधुरा में क्या करवाया जाता है, उत्खनन करवाया जाता है। और यहाँ उत्खनन में क्या प्राप्त होता है, शवधान प्राप्त होते हैं। ये डेड बॉडी प्राप्त होती है, शवधान प्राप्त होते हैं। और इन्होंने जब इस पे जो ये W.J. हेनवुड इन्होंने उत्खनन करवाया, तो इन्होंने जो ये शवधान प्राप्त हुए, जो डेड बॉडीज प्राप्त हुई, इन्होंने इसको कब का बताया, इन्होंने इसको महापाषाण काल का बताया, महापाषाण काल का बताया। इन्होंने बताया कि जो चंपावत के देवीधुरा में जो है डेड बॉडी शवधान प्राप्त हुए हैं, ये जो है महापाषाण काल के हैं। और इसके बाद 1956 में इसके करीबन 1 साल बाद 100 साल, सॉरी, इसके करीबन 100 साल में 1856 के बाद 1956 में करीबन 100 साल बाद दोबारे उत्तराखंड में जो है खुदाई करवाई जाती है 1956 में। इसके बाद 1956 में जो है खुदाई करवाई जाती है, किसके द्वारा, शिव प्रसाद डबराल द्वारा यहाँ पर क्या करवाया जाता है, उत्खनन करवाया जाता है। शिव प्रसाद डबराल द्वारा उत्खनन करवाया जाता है। और ये उत्खनन जो है कहाँ करवाया जाता है, ये करवाया जाता है चमोली के कौन से मलारी गांव में। चमोली के मलारी गांव में शिव प्रसाद डबराल द्वारा उत्खनन करवाया जाता है। और जो वहाँ पर जो है उत्खनन वस्तुएं प्राप्त होती है, उन्होंने उन वस्तुओं को क्या कहा कि ये वस्तुएं जो है सैंधवकालीन इन्होंने जो वस्तुएं है इनको सैंधवकालीन सभ्यता का बताया। सबसे पहले 1856 में जो है W.J. हेनवुड ने उत्खनन करवाया, ठीक है, चंपावत के देवीधुरा में। और इन्होंने जो वहाँ पर शवधान प्राप्त होते हैं, डेड बॉडीज प्राप्त होती है, उन्होंने उसको बताया कि ये जो है पूरा पाषाण काल के हैं। इसके बाद उसके करीबन 100 साल बाद शिव प्रसाद डबराल ने चमोली के मलारी गांव में उत्खनन करवाया। और इन्होंने जो वहाँ पर वस्तुएं प्राप्त होती है उनको बताया कि ये सैंधवकालीन सभ्यता की है। तो वस्तुएं जो है सैंधवकालीन सभ्यता की बताई। और जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी प्राप्त हुई वहाँ पर वस्तुएं, तो एक वस्तु प्राप्त हुई, एक है स्वर्ण मुखौटा, एक स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ वहाँ पर। और ये करीबन 5.2 kg का था। एक स्वर्ण मुखौटा वहाँ पर जो खुदाई होती है उसमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक हिमालयी पशु के अवशेष प्राप्त होते हैं। हिमालयी पशु के अवशेष प्राप्त होते हैं। और उसका जो मतलब हिमालय पशु उसका कंकाल प्राप्त होता है। और जो हिमालय पशु था उसको उन्होंने जूबू कहा। जूबू के कंकाल प्राप्त हुए। स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ, हिमालय पशु जो है जूबू के कंकाल प्राप्त हुए। इसके अलावा इन्होंने जो है वहां पर समुद्री जीवों के अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष या 33 सागर के प्रमाण मिले कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है किसी न किसी समय जो है यहाँ पर 33 सागर रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है
कुतुब प्राप्त हुए। कुतुब, ये कुतुब जो है चमड़े का था, ये चमड़े का था, चमड़े का कुतुब प्राप्त हुआ, चमड़े का कुतुब प्राप्त हुआ। और जो कुतुब था उस पे जो है मोनाल पक्षी का चित्र बना हुआ था, मोनाल पक्षी का, मोनाल पक्षी का चित्र बना हुआ था। जो कुतुब था उस पे मोनाल पक्षी का चित्र बना हुआ था। जो कुतुब होता क्या है, ये कुतुब, ये कूप है, जैसे पानी का डब्बा सा होता है जिसमें पानी भरते हैं, तो वो कुतुब है। और ये प्राप्त होता है, और इस पे जो है मोनाल पक्षी का भी चित्रण रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है शवधान भी प्राप्त होते हैं, शवधान भी प्राप्त होते हैं। जो डेड बॉडीज है वो भी यहाँ पर प्राप्त होती है। ये 1956 में होता है शिव प्रसाद डबराल द्वारा। इसके बाद देखते हैं अब जो गुफा चित्र है, जो गुफा चित्र है वो कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुई है। अब गुफा चित्र देखते हैं। जो गुफा चित्र प्राप्त होते हैं, गुफा चित्र, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली गुफा जो है लाखू उडियार के गुफा चित्र, लाखू उडियार के गुफा चित्र, लाखू उडियार के गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। पर ये कहाँ पर है, जो लाखू उडियार है ये अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सोयाल नदी है वहाँ पर, एक सोयाल नदी, उसके किनारे लाखू उडियार की जो गुफा प्राप्त होती है उसके जो है क्या गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। जो ये चित्र प्राप्त होते हैं इसको 1968 में, जो गुफा चित्र प्राप्त होते हैं 1968 में ढूंढे गए। और किसके द्वारा ढूंढे गए, एमपी जोशी द्वारा ये ढूंढे गए। एमपी जोशी द्वारा 1968 में लाखू उडियार के गुफा चित्र ढूंढे गए। और इन्होंने जो ये चित्र जब ये लाखू उडियार गुफा चित्र जो प्राप्त हुए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो ये गुफा चित्र थे, जो ये गुफा चित्र थे, तो एमपी जोशी ने इनको क्या बताया, एमपी जोशी ने बताया कि ये जो है जो गुफा चित्र प्राप्त होते हैं ये मध्य पाषाण काल के हैं। ये जो चित्र है ये मध्य पाषाण काल के हैं। और जो चित्र जो उसमें जो चित्र क्या क्या चित्र प्राप्त हुए हैं लाखू उडियार गुफा में, तो इसमें एक सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य के प्रमाण, सामूहिक नृत्य के प्रमाण का जो चित्र है वो एक चित्र उसमें ये प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें जो है, इसके अलावा इसमें लाल गुलाबी काला और सफेद लाल गुलाबी काला और सफेद रंग का प्रयोग जो है इस गुफा में किया गया है। अब आगे देखते हैं लाखू उडियार गुफा चित्र के बाद नेक्स्ट गुफा देखते हैं। अब देखते हैं लाखू उडियार की गुफा हो गई थी। इसके बाद देखते हैं गोरखा उडियार गुफा। गोरखा उडियार गुफा जो है ये चमोली में पाई गई थी और खोज किसने की थी, राकेश भट्ट ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर जो है इस जो गोरखा उडियार गुफा है यहाँ से क्या प्राप्त हुए, यहाँ से जो है इनकी गुफा से पशुचारक संस्कृति के प्रमाण, पशुचारक संस्कृति के प्रमाण मिले। कौन सी गुफा से, गोरखा उडियार गुफा से। और फलसीमा गुफा है ये अल्मोड़ा में है और यहाँ से प्राप्त होते हैं योग मुद्रा के चित्र प्राप्त होते हैं यहाँ से। और एक है लोथाप गुफा, ये भी अल्मोड़ा में है, यहाँ से लाल रंग के चित्रण प्राप्त होते हैं। और पेटशाल गुफा है ये भी अल्मोड़ा में है। और फड़का नौली गुफा है यहाँ, ये भी अल्मोड़ा में है और यहाँ पर छोड़ा नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। और जो ये
हलसीमा गुफा है, लोथाक गुफा है, पेटशाल गुफा है, और जो है ये फड़का नौली गुफा है। और इन चारों की खोज किसने की थी? इन चारों की खोज की थी यशोधर। इन चारों की खोज की थी, जो चारों गुफा है इनकी खोज की थी यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल, इनकी चारों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। और हुडली गुफा है उत्तरकाशी में, शंखलिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं यहाँ से। और डुडुआ गुफा है, ये भी उत्तरकाशी में है। ब्रह्मकुंड और झंगरोली गुफा ये दोनों पौड़ी में है। और भेलछड़ा और किमनी गुफा ये दोनों क्या हैं? ये चमोली में है। इसके बाद देखते हैं जो और चीजें प्राप्त हुई है। कप मार्क्स नो ओखली, ओखली भी प्राप्त हुई है। ओखली एग्जाम में डायरेक्ट कप मार्क्स भी आ सकता है। कप मार्क्स ओखली बोलते हैं या उखल्यार, उखल्यार भी इसको कहा जाता है। तो ये जो कप मार्क ये ओखली है कहाँ से? सबसे पहले जो है 1865 में, 1865 में देवीधुरा चंपावत में जब खुदाई होती है, देवीधुरा चंपावत में, चंपावत की जो देवीधुरा में सबसे पहले खुदाई किसके द्वारा की गई थी? W.J. हैनवुड द्वारा वहां पर खुदाई की गई थी। और वहां पर भी जो है सबसे पहले ये जो ओखली है इसके प्रमाण उत्खनन में मिलते हैं। इसके बाद 1877 में, इसके बाद 1877 में जो है रिवेट कार्नक, रिवेट कार्नक 1877 में रिवेट कार्नक द्वारा द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर, द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर में भी ओखली के प्रमाण प्राप्त हुए। ये द्वाराहाट चंदेश्वर मंदिर था, यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए ओखलियां, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं ताम्र उपकरण, देखते हैं ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण सबसे पहले 1951 में हरिद्वार के बहादराबाद स्थान पर जो है ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं। और जो ये ताम्र उपकरण प्राप्त हुए इस पे 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने विश्लेषण किया। यज्ञदत्त शर्मा ने इन ताम्र उपकरणों का विश्लेषण किया। और इसके बाद जो है 1986 में जो है अल्मोड़ा में तांबे की मानव आकृति प्राप्त हुई। तांबे की मानव आकृति प्राप्त होती है अल्मोड़ा में 1986 में। और इसके बाद 1999 में पिथौरागढ़ में भी ये मानव आकृति प्राप्त होती है, तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त होती है। तो आज का टॉपिक ये खत्म करते हैं और कल से पढ़ेंगे अब हम सबसे पहले जो इतिहास है, इतिहास में जो पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। कल से ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किसका राज था? उत्तराखंड में खसों का राज था सबसे पहले, तो वो कल करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।